नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए स्वर्णलता का 16वां अध्याय। स्वर्णलता से संबंधित सभी पार्ट्स आपको हमारे ब्लॉग में मिल जाएंगे। उसके साथ ही उसका लिंक मैं आपको आई बटन में भी दे दूंगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी, जहाँ जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं स्वर्णलता का 16वां अध्याय। परंतु उसमें भी बहनोई कराली कांत का पेशा। पुरुष सवेरे हड़बड़ करके नहा खाकर दफ्तर कचहरी जाता है, सांझ होते होते घर आता है। उमा शशि यही जानती है। मजला देवर व्यवसाय या क्या करता है उसका आना जाना भी सुनिश्चित है, लेकिन यहाँ ना तो आने जाने का ठिकाना है, ना खाने नहाने का। आधे दिन तो पड़ोसी थाली पड़ी ही रह जाती है, खाना ही नहीं होता। आता है और कहता है अब इस कुबेला में भात नहीं खाऊंगा, 2-4 पूरियां बना दो बल्कि। और फिर पूरी रे तरकारी रे की हलचल मच जाती है केवल दिन ही में। एकाएक आधी रात की आंखें खुली कि देखती है बत्ती जल रही है। नौकर चाकर दौड़ धूप कर रहे हैं। शरदी यह वह लिए घूम रही है और जीजाजी पुलिस वाली वर्दी चढ़ा रहे हैं। चुपचाप देखा जीजाजी निकले, लाल मुंह वाले गोरे की गाड़ी पर चढ़े और झिमझिम करते कसौटी काले अंधेरे में खो गए। देख सुनकर उमा शशि का हाथ पांव झुनझुन करने लगा। खामखा ही अपने सोए बच्चों के बदन पर हाथ रख रख कर देखने लगी, गिनने लगी। शायद गोया हटाते आध कम ना हो गया हो। ऐसा क्यों होता है? ऐसा सिख आदमी है, साली के नाते हंसी मजाक भी करते हैं। मिजाज भी ठीक रहता है तो बुलाते पुकारते हैं, अरे ओ वियोगिनी कहाँ गई? अकेले में श्रीमुखचंद्र का ध्यान हो रहा है क्यों? सुनकर लज्जा से गड़ जाना पड़ता है। लड़के लड़कियां भी तो बड़ी हो रहे हैं। लेकिन जब जीजाजी का मिजाज ठीक नहीं रहता, उफ कितने रूखे रहते हैं, मुंह में कटु और भद्दी भाषा। नौकर चाकरों को गाली देकर सुनकर तो कानों में उंगली डालने की इच्छा होती है। शरद शशि भी बुरी नहीं है, उसे भी रुला छोड़ते हैं। इसके सिवा कभी कभी खास करके रात को घर की आबहवा एकाएक बदल जाती है। बाहर बैठक में तरह तरह के लोग आते हैं। दरवाजा बंद करके बातें होती हैं जैसे कोई गुप्त षड्यंत्र चल रहा हो। अंदर आते जाते रहते हैं, पत्नी से धीमे धीमे क्या तो कहते रहते हैं और फिर शायद उन्हीं लोगों के साथ निकल भी जाते हैं और फिर कब लौटते हैं इसका पता भी नहीं चलता। दीदी बिना खाए रह जाती है, यह खाया कौन जाने। ऐसी गड़बड़ गृहस्थी उमा शशि को अच्छी नहीं लगती। मन में शांति ही नहीं रहती। तो ऐसे ढेरों रुपयों से क्या लाभ? क्या लाभ अच्छा खाने पहनने का? उमा यही बात एक दिन बोल बैठी और बोली मल्लिका की बात सुनकर। उसने कहा, मौसी जी ने बगीचे की तरफ मुंह बंद कर एक आदमी को पीटते पीटते बेहोश कर दिया और वह आदमी चोर डाकू जैसा नहीं, भले घर का लग रहा था। उमा शशि बोलती, सो जो है दीदी, हमारी गृहस्थी नौकरों चाकरों ही ठीक है। रुपया गहना कम हुआ तो क्या मन में शांति रहती है। जीजाजी का काम ठीक नहीं है दीदी। सुगधा चौकी कनखियों से बहन बेटी की ओर ताका, देखा वहां दब से आग लहक टूटी। बात चोट करने वाली थी, शायद ही शरद शशि स्वयं भी रात दिन ऐसा ही सोचती है। धू धू करती मरुभूमि की रेती जब रुपयों का ढेर हो जाता है तो वे रुपये विष से ही लगते हैं। गुहाल में गायें हैं, दूध रबड़ी छैना मिठाइयाँ बनाया करती है शरद शशि, खाती भी है और 10 को बांटती भी है। फिर भी नहीं, पता नहीं शांति क्यों नहीं है। मछली बनती है तो 3 हिस्सा नौकर चाकर खाते, क्योंकि मोहल्ले वालों को बार बार देने में कैसा लगता है। टोकरियों में बगीचे का फल आया करता है, आम कटहल केला पपीता यह वह। बहरहाल उमा शशि है तो उन फलों का आदर होता है, वरना फेंक फांक। शरद शशि के बदन पर और बक्से में गहनों का पहाड़ है, किंतु उसे सुख कहाँ? पति का वेतन कितना है यह न जाने चाहे, पर उसे इतनी समझ है कि उमा शशि के पति से कम ही होगा, ज़्यादा नहीं। तो रुपयों की ऐसी बाढ़ किस बात से? कराली क्रांत को ऊपरी आमदनी से ही ना, और दरोगा की ऊपरी आमदनी किस धर्म के रास्ते से आती है? शरद शशि के भीतर जलन है, और जलन है स्वामी के चरित्र के लिए, लेकिन वह सब तो प्रकट करने की वस्तु नहीं। उमा और उसके बच्चों को खिला पिलाकर दे दिवाकर आंखें चुंदियाकर निश्चिंत थी कि देखा, निर्बोध उमा की भी आंखें खुल गईं। उसने यह पकड़ लिया कि किसमें सुख है किसमें शांति। इसलिए शरद शशि की आंखों में दब से आग लहक उठेगी, यही स्वाभाविक है। शरद शशि ने उस आग को छिपाने की चेष्टा भी नहीं की। बोली, जीजाजी का काम अच्छा नहीं है तो अच्छा किसका है? चोर डकैत गुंडों का? अरे ये बुरा काम करने वाले लोग हैं, इसलिए यह राज चल रहा है, समझी? नहीं तो अराजक हो उठता। भीतू उमा शशि डर से कांटा हो गई। सिहर कर बोली, मैंने वह नहीं कहा दीदी, कह रही हूँ जीजाजी के लिए ठीक नहीं। समय पर खाना पीना नहीं, दिन रात आराम नहीं, हरदम डर सा। अलक्ष्य में माँ की चिकोटी खाकर उमा ने अपने को संभाल लिया।
चिकौटी से उस सतर्क करके सुगदा ने खुद पतवार थाम ली। थामे नहीं तो क्या करे? सच पूछिए तो शरद शशि के सहारे ही वह मोटा मोटी टिकी है। साल में 2-4 महीने तो इसी के पास रहती है, बाकी चाहे जहाँ भी रहे खर्च यहीं से जाता है, क्योंकि कराली कांत की नौकरी बदली वाली है, इसलिए लगातार एक जगह नहीं रह सकती। कभी बंडल रहती है तो कभी कहीं और। यह जितना बड़ा क्वार्टर है उससे भी बड़ा बागीचा है। इतने ही लोकजन की सुविधा बेहिसाब। इसी मालकिन के को नाराज करे, इसलिए पतवार थामनी ही पड़ी। थाम ली, बोल उठी। पहले क्या यह सब खौफ खतरा था या कि इतनी मशक्कत थी? सीधी सादी चोर डकैती होती थी, सहज व्यवस्था थी उसकी। लेकिन ये मुंह जले स्वदेशी छोरे जो उत्पात मचाकर मार रहे हैं, गोली बारूद तैयार करके ब्रिटिश राज को उड़ा देंगे बोलते हैं। भले घर के लड़के डकैती करेंगे, इसी परेशानी से बेचारे को नहाने धोने का ठौर ठिकाना नहीं। उन अभागे चोरों के माँ बाप नहीं है, बेचारे पुलिस वाले के घर में तो बीबी बच्चे हैं। स्वदेशी स्वदेशी यह शब्द बराबर उमा शाशी के कानों तक आता है, पर स्वदेशी छोकरों के गुण आंगुन क्या है, उनका कार्यकलाप क्या है, इसके लिए उसने कभी अपना दिमाग ही नहीं खपाया। इसलिए आज जरा थतमता गई, डर कर बोली, नाराज ना हो शरद दी, मैं इतना तो कुछ नहीं जानती, इसी से कह रही थी। नहीं, नाराज होने का क्या है, शरद शशि ने उदास गले से कहा। पहले के जमाने में चोर की बीवी डर से कांटा हुई रहती थी, जाने पति कब पकड़ा जाए। आज पुलिस की स्त्री को संशंकित रहना पड़ता है कि ना जाने कब पति मर जाए। यही बात है और क्या। एक हिसाब से तूने ठीक ही कहा है, काम अच्छा नहीं है। उमा शशि ने निश्वास फेंका। हो सकता है उमा की कुंठा, लज्जा, भय देखकर माया हुई हो, इसलिए दाह को संभाल लिया। बोली, जान हथेली पर लिए रहना, यह तो रात बिरात वह निकल जाता है। जाता तो है सांप के बिल में हाथ देने, बाघ की गुफा टटोलने, लौट आएगा इसकी निश्चयता है, फिर भी कलेजा मजबूत किए रहता है। कर्तव्य करना ही है, अंग्रेजों के राज को तो खत्म होने को नहीं दिया जा सकता। सुगदा ने चौंक दी। किसका अन्न खाते हो, धन प्राण किसके हाथ है? अजी ये छोरी ये सोचते ही नहीं, कहाँ गोरों से पार पा रहा है, सैकड़ों की तादाद में तो जेल जा रहा है, पुलिस की लाठियों से मुंह से लहू उबल उबल कर मर रहा है, फिर भी हया नहीं। लहू उबलने की सुनकर उमा सिहर उठी, धीरे से बोली, जीजा जी के हाथों कोई पकड़ाया है? नहीं पकड़ाया है, शरद शती दीप्त गले से बोली। ढेरों, अरे तेरे जीजा जी कहते हैं मुझे गंध मिल जाती है, समुंदर के नीचे भी छिपाओ तो मैं बाहर निकाल ले सकता हूँ। उमा ने सांस ली। जीजा जी की कार्यदक्षता से खास उत्साह का बोध नहीं हुआ। छोरे स्वदेशी हुए तो क्या, माँ बाप के बेटे तो हैं। इस सिलसिले में तो उसे अपनी मजली देवरानी की याद आ गई, जिसे स्वदेशी शब्द पर हृदय से भक्ति है। फिर भी असल में यह शब्द है क्या, उमा नहीं जानती। आदमी कोई चीज या कि कोई दाम मजली देवरानी से पूछने में भी डरती रही है। उन बातों से उसका पारा ऐसा चढ़ जाता है, ऐसी विचलित हो जाती है कि वह कि देखने में डर लग जाता है। वह सोचती है, छोड़ो भी, जानकर भी क्या होगा, अदरक के व्यापारी को जहाज की खबर से क्या मतलब। किंतु यहाँ आकर जीजा जी के कार्यकलापों को देखकर डर लगता है। कुछ जानना समझना ठीक है, उससे ऐसे अंधेर में तो नहीं रहना पड़ेगा। समझ में आए कि कौन सा पाप है कौन सा पुण्य है। सुगधा ने गौरव के साथ कहा, सुन लिया ना। सुगधा की बात से शरद शशि सचेतन हुई, बोली, वह सब बात छोड़ो मौसी, देश का सर्वनाश आसन्न है, यह तो समझ ही सकते हो। गोरे यदि एक बार बिगड़ उठे तो खैर है, लेकिन जो कर्तव्यनिष्ठ है, जो ब्रिटिश का नमक खा रहे हैं, वे मरेंगे मगर नमक हरामी नहीं करेंगे। यह है सार बात। इससे जान जाए तो जाए, परंतु यही क्या शरद शशि के अंतर की बात है, या कि वह साग से मछली ढकती है, बातों से मुंह बंद रखती है। यह उमा एक तो यूं ही 10 माता होकर अहंकार कर रही है, फिर भी यदि यह जान जाए कि शरद शती का जो कुछ भी जगर मगर है सब धोखे की मिट्टी है, जो चमक है वह जुगनू की रोशनी है, तो फिर क्या रह जाएगा। किंतु शरद शशि अपने भाग्य को जितना ही ओढ़ दे, बच्चों की निगाह पड़ने से नहीं रहती। वे बड़े उत्साह से खबरों की खोज करते रहते हैं। उन्हें पता चल गया कि मौसी जी जिन लोगों से गुपचुप बातें करते हैं वे सब गुप्तचर हैं, स्वदेशी गुंडों का पता देते हैं। उन्हीं से पता पाकर मौसा जी झट निगल पड़ते हैं, कोड़ों की मार से उन लड़कों की खाल उधेड़ते हैं, मारे लातों के पेट फोड़ देते हैं, ले जाकर जेल में ठूस देते हैं। उन्हें एक भयंकर उत्तेजना होती। छोटे 5 जो बहुत छोटे हैं उन्हें छोड़कर बाकी बच्चे तो आलोचना में भाग ले सकते हैं। और इसी सूत्र से लड़की टैम्पी ने अपने दादा दादी के सामने एक प्रखर सत्य रख दिया।
मजली चाची को यदि मालूम हो गया कि हम सब पुलिस के यहाँ हैं, वह अब हमें छुएंगी नहीं, बोलेंगी ही नहीं हमसे। भाई बहन चौंक उठे, बोले ठीक तो टेम्पी ने तो ठीक ही कहा, वाह हम क्या चाहकर पुलिस के यहाँ हैं, एक ने कहा। दूसरे एक ने चिंतित भाव से कहा, यह कहने से क्या होगा, मजली चाची का गुस्सा तो मालूम है, तिस पर पुलिस ही नहीं स्वदेशी मार पुलिस। मजली चाची बिगड़ेगी तो बला से, ऐसी बात वे सोच ही नहीं सकते। मजली चाची की अप्रसन्नता बड़ी भयंकर, बड़ी दुखद है। आखिर उन लोगों ने तय किया कि चाची से कहा ही नहीं जाएगा, उन्हें नाराज करने की क्या पड़ी है। मल्लिका ने निश्वास छोड़ते हुए कहा, मेरी यह गत तो माँ के कारण हुई। चंपी के साथ दादी के संग चली जाती तो चुप जाता। वहाँ तो बोली बच्चों को नहीं संभालना पड़ेगा। मल्लिका ने माँ की अदा की नकल की, अरे वहाँ मुझे रसोई का झमेला तो नहीं झेलना। अब देख रहे हो ना, रात दिन बिस्तर बदल, गंदे कपड़े खींच ला, दूध पिला दे, किसी को इतने बच्चे कच्चे ही जो क्यों होते हैं। छोटी चाची का ठीक है, एक बूंदो बस। अचानक मल्लिका का भाई और हंसकर बोल उठा, फिर तो तुझे पैदा ही नहीं होना पड़ता, अकेला मैं बस। तू, निताई, राधू, टेम्पू, टगर, फूटी, पुचका, खोका, खुकी, सबके सब भगवान के घर में पड़े रहते। यह अवश्य मल्लिका के लिए खूब मनपूत नहीं हुआ। मल्लिका पैदा नहीं हुई, फिर वह पृथ्वी कैसी। बहुत बात विचार के बाद आखिर यह निश्चय हुआ कि मजली चाची से कुछ भी छिपाया नहीं जाएगा, क्योंकि मजली चाची के पेट के भीतर की जान लेती है। साफी तो कहती है, मेरे एक दिव्य चक्षु है, समझा, कौन क्या छिपा रहा है सब समझ लेती हूँ। झूठ से मजली चाची को बड़ी घृणा है, इसलिए कहना होगा। लेकिन हाँ, यह भी समझना होगा कि इसमें हमारा क्या दोष, हम तो अपनी इच्छा से मौसी के यहाँ घूमने नहीं गए थे। हठात शरद शशि की नज़र पड़ गई कि सब मिलकर किसी साजिश में मशगूल हैं। वह आई, भौं से कोड़कर बोली, क्या कर रहे हो तुम लोग। वे चुप रहे। शरद शशि अवाक, बार बार पूछा और अचानक ही विश्वासघातक टेम्पी बोल उठी, मौसा जी पुलिस है ना, वही बात हो रही है। बड़े भाई बहनों का सारा इशारा बेकार गया, चिकोटी काटने का भी कोई नतीजा नहीं निकला। शरद शशि जब कठिन गले में बोली, पुलिस है तो क्या हुआ, तो टेम्पी बोल उठी, स्वदेशी मारने वाला पुलिस बड़ा भाइयात होता है ना। मजली चाची यदि सुन ले हम लोगों के यहाँ हैं तो घिन के मारे हमें छुएंगी भी नहीं, इसलिए मजली चाची को यह बताया नहीं जाएगा। मजली चाची, शरद शशि केवल इतना ही बोल सकी। टेम्पी महा उत्साह से बोली, हाँ मजली चाची बड़ी स्वदेशी भक्त है, नहीं मालूम, पुलिस से घृणा करती है, साहबों से घृणा करती है। शरद शशि एक क्षण स्तब्ध हो रही, उसके बाद ही सहसा कठोर स्वर में बोली, ठीक है, तुम लोगों को पुलिस के यहाँ नहीं रहना होगा, अपने अच्छे घर को चली जा, आज ही जा। स्वाधीनता 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 करके दिमाग चाहे जो भी जहाँ खपाते हो, वास्तविक स्वाधीनता यदि किसी को मिली है तो वह मिली है स्वर्णलता के बच्चों को बुआ के यहाँ आकर। रात दिन बहुतेरी लाल पीली आंखों के सामने रहते रहते वे जानते ही नहीं कि मुक्ति का स्वाद कैसा है, स्वच्छंदता का सुख क्या है। कारण अकारण औचकी कोई डांट उठेगा, इसी आशंका में ही उनका जीवन पड़ा है। खास करके संजले चाचा लड़कों को जरा हो हल्ला करते या उन्हें जरा हंसते उठते देखते कि बच्चों के पेट का पलिया को चमकाते हुए चीखे, कौन है वहाँ, इधर तो आ। बस इसी से ऐसी कपकपी छूटने लगती कि उधर जाने का साहस ही नहीं होता, और नहीं जाने के कसूर पर ही 82 सिक्का, मुगलई गट्टा, राम चिकौटी, श्यामा चिकौटी आदि बहुत कुछ का स्वाद लेना पड़ता। स्वर्णलता बच्चों को मारती नहीं है, शायद इसलिए उसके बच्चों को मारने के लिए हाथ लुसफुस रहता है सजले चाचा का। माँ बच्चों को नहीं पीटती, ऐसा मैम साहबना बर्दाश्त के बाहर है, इसीलिए सजले चाचा माँ के मैम साहबना का बदला चुकाते हैं। शायद भाई पर हाथ उठाने में हाथ कांपता है, भतीजे पर उठाने में तो आशंका नहीं। उस आबहवा में आकर खेत खलियानों में घूम रहे हैं ये, कादा, माटी, फूस, बांस, लत्तर पत्तों खेल खेले जा सकते हैं, सभी खेल रहे हैं। फुफेरी भाई बहनें सगी हैं, लेकिन असली वजह तो यह है कि जब से यहाँ आए केवल फुफेरे भाई बहन ही नहीं, एक और उनके खेल की महा उत्साही साथीन है, वह है माँ। हाँ माँ अपनी उम्र और पद मर्यादा का बोझ उतारकर स्वर्णलता उनकी हमजोली सी हो आई है और बदस्तूर उनके खेलों में साथ देती है। जैसे लड़के आंगन में दो पोखरा बनाकर बीच में एक पुल बनाएंगे, लेकिन बन नहीं पा रहा है। करची और बांस के टुकड़े लिए हैरान हो रहे हैं कि स्वर्णलता आई, बैठ गई और भर मुँह हंसकर बोली, तुम लोग अगर मुझे साथ खेलने दो तो मैं बना दे सकती हूँ। माँ को साथ लेना ना लेना कोई बात नहीं। लड़के कृतार्थ होकर बोले, तुम साथ होगी, बोला ना, लाओ, हाँ हाँ लेंगे, आओ खेलो। और स्वर्णलता उतर आई बच्चों के घरौंदे में। उत्साह का क्या कहना। अरे एक बांस तो लिया, पेड़ की बड़ी सी डाल तो लिया, जंगली फूल के 4 पौधे ला, बगीचा बनाऊंगी। स्वर्णलता की फरमाइशें पूरी करके धन्य होते लड़के। माँ भरमुँह हंस रही है।
माँ सहज स्रोत में बह रही है। इससे बढ़कर खुशी की क्या बात हो सकती है। स्वर्णलता आज भी वही खुशी देने आई। बड़े बेटे की ओर देखकर बोली, खेलूंगी, तुम लोगों के साथ खेलूंगी, पर एक शर्त है। स्वर्णलता का चेहरा चमकता हुआ सा दिखा। उसके बाद मिट्टी सानते सानते उसने असली बात कही, मुझे अपने अंबिका चाचा के यहाँ ले चलोगे? अंबिका चाचा के यहाँ? बच्चे एक दूसरे की ओर ताकने लगे। अंबिका चाचा का घर वह वहाँ फिर ले क्या जाना, अर्थात वह भी कोई ले जाने की जगह है? यह क्या स्वर्णलता ही नहीं जानती? फिर भी उसने अपने बच्चों की मदद मांगी। फट से अकेले जा तो नहीं सकती, अकेला रहने वाला एक पुरुष के सूने घर में कैसे जाए? किसी बच्चे का साथ रहता तो अच्छा है। वह चेहरे पर कौतुक सा लाकर बोली, अरे बाबा, सो तो जानती, फिर भी चलना। यानी खेल खत्म होने के बाद। आज का खेल था एक वास्तविक मकान बनाना। कल मिट्टी की छोटी छोटी चौखटी ईंटें बना रखी थी, आज उन्हीं से पक्के मकान बनाना है प्लान। वह तो दिमाग में है। छोटी छोटी ईंटें धूप में सुखाकर सख्त हो गई थी। उन्हें छूते हुए स्वर्ण ने कहा, यह तुम लोगों ने ठीक किया है। ईंट बनाकर मकान बनाना बहुत अच्छा है, मजबूत होता है। कच्ची मिट्टी की दीवार ढुलक जाती है, पर ईंट रखकर स्वर्ण ने दीवार खड़ी कर दी। सोने का कमरा, भोजन का कमरा, रसोई, भंडार, ठाकुरघर सब बनना है। भानु ने पुलकित गले से कहा, माँ क्या है रे, उस जन्म में तुम शायद मिस्त्री थी? हाँ, रही होंगी। उसके बाद कादो माटी का हाथ धोती ही बोली, तो अब चलो। अकृतज्ञ भानु अनिच्छा मंथर गति से चला। माँ ने अभी अभी वचन ले लिया था, नहीं तो खेल छोड़कर अंबिका चाचा के यहाँ कौन जाना चाहता। उस अंबिका चाचा के यहाँ वो तो रोज ही दिखाई देता है। फिर भी चला। स्वर्णलता भी चली। स्वर्णलता की छाती धड़क रही थी, मन में भय उत्तेजित, मानो किसी विराट अभियान को निकली हो। स्वर्णलता कविता की खोज में अंबिका के यहाँ पहुंची। संसार ज्ञान विहीन अंबिका भी कुछ विपन्न सा हुआ। उसने भी इतनी आशा नहीं की थी, इसलिए बार बार कहने लगा, अजीब आफत है, भला कहिए तो आप स्वयं आ गई। हुक्म होता तो गंध मादन ही उठाकर ले जाता। फिर हंसकर बोल उठा, उसके बाद अवश्य ही निराशा होती। विशाल करणी का चिन्ह भी ढूंढे नहीं मिलता, किंतु क्या पाती क्या नहीं पाती। स्वर्ण की बला यह सोचे। वह सांस रोके तुरंत आवेग से एक धूलित धूसरित सेल्फ से कतवार जैसे पड़े कागज के स्तूप को टटोलने लगी। उस बहुत बड़े सेल्फ के खाने पीने की कोई ऐसी चीज नहीं थी जो ना हो। अखबारों की कटिंग की फाइल, अंग्रेजी बंगला पत्र पत्रिकाओं का संग्रह, लेखों की ढेरों पांडुलिपियां, कैलेंडर, नोटिस, चिट्ठियों का अंबार, क्या नहीं इसमें से कविता खोज निकालना, वह भी किसी कॉपी नहीं कागज में से। स्वर्णलता सब कुछ उलटने लगी। अंबिका ने कहा, अब देख रही हो ना हालत, सृष्टि के आदि से धूल जमती ही जा रही है, लगातार रखा ही जा रहा है, उतारा तो कभी ही नहीं। कविता इस जगत में क्यों रखते हैं आप? शुद्ध स्वर्ण ने कहा, रखता कहाँ हूँ, फेंकता हूँ। कुछ भी फेंकने के लिए जंगल ही तो अच्छी जगह है। अंबिका का घर नाते गोते वालों से जुड़ा किसी बड़े घर का भंगनाश नहीं, छोटा सा एक तल्ला, बिल्कुल अलग। नातेदारों से अलग होकर अंबिका के पिता ने आम जामुन कटहल के बगीचे के पास इस छोटे से घर को बनाया था। अंबिका की माँ जीवित थी तो इस घर को चित्र जैसा बनाए रखती थी, साफ सुथरा, परंतु बेटे के इस सेल्फ में हाथ देने की मजाल नहीं थी। हाथ डालने से ही अंबिका का राज्य रसातल में जाता था। अब पूरे मकान में धूल थी। सुबाला या उसकी बेटियां कभी कभार आकर झाड़ पहुंच जाती। अंबिका भगझक करता, झाड़ू छीन छोर करता, बस। किंतु स्वर्ण की नज़र धूल पर तो थी नहीं। वह धूल में माणिक खोज रही थी और उस खोज ढूंढ में बहुत से मणि रतन पाती जा रही थी। कितनी किताबें, पत्रिकाएं, कितनी इस भाग्य से आ गई सुवर्ण। देवर जी, इतनी किताबें हैं तुम्हें, कहाँ बताया तो नहीं? अप्रतिभासी हंसकर अंबिका बोला, जानता कहाँ था कि किताबें देखकर आप इतनी खुश होंगी। नहीं जानते थे? वाह। स्वर्ण बोल उठी, मैं लेकिन ये सारी ही किताबें पढ़ूंगी। अभी तो हूँ यहाँ, इस बीच पढ़ लूंगी। पढ़िए, जो जी में आए कीजिए। प्रसन्न और प्रदीप्त मुखड़े से स्वर्ण किताबें चुनने लगी और चुनते चुनते प्रायः गंध मादन ही बना डाला। दमकते हुए चेहरे से बोली, ये सब अलग रखी हैं, कुछ कुछ ले जाऊंगी और पढ़ पढ़ कर रख जाया करूंगी। अंबिका ने कहा, चीजें ये ऐसी नाचीज सी कहने में शर्म आती है, वापस नहीं भी रखी जा सकती, रख भी ले सकती हैं। रखने में जिल्द फटी धूल भरी कागज किताबें किरथाती हो जाएंगी। स्वर्ण ने हंसकर कहा, उतना नहीं चाहिए, एक बार पढ़ पाऊँ तो धन्य हो जाऊं। इतने दिनों से थी, खाक पता था, जानती होती तो रोज ही धावा कर जाती। अहो, भाग्य से आज आप पहुंची। स्वर्णलता के आंख, मुंह, अंग दमक से उल्लसित हो उठे। अंबिका ने स्वर्णलता की माँ सत्यवती को नहीं देखा है, इसलिए सहसा अनुभव नहीं कर सका कि इस दमक का उत्साह कहाँ है। अंबिका अवाक, शायद अप्रतिभ भी हुआ, मानो स्वर्णलता ने अब तक जो नहीं जाना कि अंबिका के घर के सेल्फ में जिल्द फटी ढीली सिलाई की 4-5-6 पत्रिकाएं हैं। यह अंबिका
की ही त्रुटि है। उसी अप्रतिभ हुए से मुँह से कहा, मुझे ही दे आना चाहिए था। सरल आनंद से स्वर्णलता हंस उठी। हाय राम, भला तुम कैसे जानती कि तुम्हारी भाभी ऐसी किताब छिछोरी है? खैर यह तो वह जिसके लिए आई थी उसका क्या होगा। तुम्हारी पद्य की कॉपी अजीब मुश्किल है। कहा तो कि कॉपी वही नहीं है, कभी कभार प्राणों में कुछ जगह तो हाथ के पास जो मिल गया उसी में लिख ले, फिर जाने का। हरगिज नहीं, तुम ठग रहे हो। नहीं, विश्वास कीजिए। लीजिए, यह रहा उसका गवाह। और उसने तकिए के नीचे से कागज के कई टुकड़े निकाले। अच्छा, तो कल रात कविताई हो रही थी। कहाँ देखूं? पुलकित होकर स्वर्ण ने हाथ पसारा। अंबिका ने चौकी पर रख दिया। हंसते हुए कहा, जैसी लिखावट है तिस पर कटकट। स्वर्ण तब तक खींच कर देखने लगी। लिखावट के बारे में अंबिका ने अति विनय नहीं किया, इसका अनुभव किया, इसलिए कुंठित हंसी हंसकर बोली, ठीक है तो तुम ही पढ़ो। स्वर्णलता अबोधी है। यह प्रस्ताव अशोभन है, असामाजिक है। यह ज्ञान उसे क्यों नहीं होता? 5 बच्चों की माँ हुई तो क्या उम्र उसकी अभी 30 भी नहीं हुई? यह ख्याल ही नहीं। एक बिल्कुल पराई युवक के सूने घर में आकर उससे कविता सुनने की बात बोली कैसे? और अंबिका, वह भी क्या बंगाल के गांव का लड़का नहीं? शायद हो। एक नई उत्तेजना होने के कारण लोभ संभाल नहीं पा रहा था। लोभ ही तो। लिखता वह बचपन से है, किंतु सुनने का आग्रह कब किसने किया? और आज एक दमकते मुखड़े के ताकते हुए कहा, सुनाओ ना। इसके सिवा अंबिका और 5 जनों से अलग तो है। उसके परिमंडल में एक निर्मल पवित्रता, उसके अंतर में एक असंकोच सरलता है। उसके लिए सुबाला और स्वर्णलता एक ही कोटि की गुरुजन है। सुबाला के प्रति जैसा एक प्रेम है, स्वर्णलता के लिए वैसी एक सश्रद्ध प्रीति है। इसलिए कागज के उन टुकड़ों को सजते हुए हंसकर बोला, सुनकर समझोगी कि बेकार समय नष्ट हुआ। यह देश की आज की परिस्थिति पर है। माँ, भानु ने पुकारा। मैं जाता हूँ। स्वर्णलता चौंक उठी। भानु अभी तक यहीं था? ख्याल ही नहीं, किताबें देखकर ही पागल हो गई थी वह तो। अब कुछ चंचल होकर बोली, क्यों जाएगा? क्यों? अंबिका चाचा का लिखा पद्य सुन। पद्य के लिए भानु ने खास उत्साह नहीं दिखाया। उसका मुंह देखकर ऐसा नहीं लगा। वह बोला, मुझे उन लोगों ने ज्यादा रुकने को मना किया था। क्यों? तू कौन सा राजकाज कर देगा उन लोगों का? यूं ही। हठात स्वर्णलता बेटे का भविष्य चिंता में तत्पर हुई। पढ़ना लिखना तो चूल्हा भाड़ में जाए, अब पढ़, स्कूल नहीं जाना है अब। अंबिका हंस उठा। ना, आप बड़ी भयंकर हैं। एक तो बेचारे को जबरदस्ती कविता निगलने का प्रस्ताव, तिस पर पढ़ने की बात याद दिला देना। उसे जाने दीजिए। चलिए, बल्कि उसी घर में चलकर पढ़ें। मुझे लाज शर्म की बला नहीं, मजे में छत फाड़ता रहूंगा। स्वाभाविक बुद्धि से ही अंबिका ने स्वर्णलता के संकोच को समझा, इसलिए उसने उस घर की बात उठाई। लेकिन स्वर्ण सहसा लज्जा से लाल उठी। छी छी, अंबिका देवर जी ने क्या सोचा? सोच लिया ना कि स्वर्ण उसके घर में अकेली बैठने में झिझक रही है। छी। स्वर्णलता ने उस अस्तित्व को मिटाया। वह दृढ़ हुई। नहीं, उस घर क्या? पढ़ो, मैं मूर्ख। अरे तू जा, बुआ पूछे तो कह देना मैं यहाँ हूँ। कह देना मैं यहाँ हूँ, किंतु सच ही तो है। वह वहाँ थी या किसी और जगत में जा पहुंची? चेहरा देखकर तो ऐसा लग रहा था किसी और जगत में। अंबिका कविता पढ़ रहा था और स्वर्ण सुन रही थी। पढ़ते पढ़ते थम गया अंबिका। कुंठित सा होकर हंसकर बोला, दूर, आपको अच्छा लग रहा है? अच्छा नहीं लग रहा है, उत्तेजित गले से स्वर्ण बोली। अच्छा नहीं लग रहा है मतलब? किसने कहा अच्छा नहीं लग रहा है? पढ़ो, पढ़ते जाओ। जो पंक्ति पढ़ी है वहीं से पढ़ो। अंबिका को अजीब सा लग रहा था। उसका अपना मन जितना उदार निर्मल हो जाए, वह गांव का लड़का है। अनात्मीय की बात तो दूर, निकट आत्मीय पुरुष के कमरे में भी यूं अकेली बैठकर गप करने से स्त्रियों के भाग्य में भर्त्सना जुटती है, यह उसे मालूम है। और तिस पर कविता सुनना। किंतु स्वर्ण का यह आवेग अवशिष्ट मुखड़ा एक नए ही आनंद का स्वाद दे रहा था। सच, इस तरह ऐसे एक आग्रह उत्सुक मन के सामने अंबिका ने कब अपनी कविता का पाठ किया? और अस्त्र जैसी उधर वैसी ही इधर। उसकी वह कहीं मजली भाभी की नज़र में ना आ जाए, उसे भी लज्जा की सीमा नहीं। वह नाटी होकर सास के बैठी है और अंबिका लजा रहा है। फिर उसने कविता पाठ करना शुरू किया। हाथ के कागजों को अंबिका उलट पुलट कर देखने लगा। मुसीबत जदा सा बोला, इसके बाद वाला पन्ना कहाँ गया? नहीं है। स्वर्ण चौंक उठी। आशा भंग होने की उत्तेजना से बोली, रखते कैसे हो कागज पत्ता? ठीक, क्या किया है तो तुम्हारे हाथ में कागज? अंबिका ने अप्रतिभ होकर कहा, यह अंतिम पृष्ठ है, बीच का अंश एक दूसरे टुकड़े में था। ताज्जुब है। स्वर्ण को यह नहीं ख्याल आया कि वह अंबिका को की अभिभाविका नहीं है, याद ही नहीं रहा। उसे फटकारने का अधिकार उसे है या नहीं? बिगड़ कर फटकार उठी। धन्य हो तुम, ऐसी अच्छी चीज खो दी। अपराधी से भाव से अंबिका ने तकिए के नीचे हाथ डालकर टटोला। तोशक को उलटकर देखा। ना हवा में उड़कर कहीं चला गया है, मुखस्त नहीं है, ना कल ही रात को तो लिखा है। खैर जाने दो, बाकी ही पढ़ो। अब दूसरे पन्ने पर नजर डाली। कविता याद नहीं रहने के कारण वह शायद शर्म से गड़ गया और कुंठित सा भी होने लगा। देवर जी, स्वर्णलता सहसा एक आर्त सी ध्वनि कर उठी।
गनीमत है कि उसने अंबिका का हाथ नहीं पकड़ लिया। अंबिका विस्मित, अंबिका विचलित ताक कर देखा। स्वर्ण के चेहरे पर आग की आभा है, आंखों में आंसू। आश्चर्य, इतने आवेग प्रवण है। कुछ डर सा लगने लगा। पढ़ो। स्वर्ण के गले में असहिष्णुता है। केवल पराधीन देश की ही तो बात नहीं, यह मुझ जैसी चिर अपराधीन स्त्रियों की भी तो बात है। क्या लिखा है तुमने? पढ़ो, जरा पढ़ो। अंबिका पढ़ता जा रहा था और स्वर्णलता का मन अजीब उल्टा पुल्टा हो रहा था। अच्छा बुरा, धूप छां, कमल कोच, नहीं तो भला ऐसी अद्भुत घटना। स्वर्णलता जब मुग्ध विहल दृष्टि से एक पर पुरुष के चेहरे की ओर ताके हुए थी, जब स्वर्णलता के मुखड़े पर दमक और आंखों में आंसू थे, दुनिया का होश नहीं था, दृश्य में आसपास कौन है उसका होश नहीं था। और तब उस दृश्य का दर्शक होने के लिए दरवाजे पर आ खड़ा हुआ सदा का शक्की उसका स्वामी, जो आज तक अपने जी में आग ही जलाता रहा। उसी जल जल कर मरने वाले के सामने यह जलता हुआ दृश्य दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, नाटकीय ढंग से बोल उठा, वाह वाह, क्या कहने, यही तो चाहिए। पुराना प्राचीर अटूट रहा, अन्याय का स्रोत बहता ही चला। स्वर्ण ने झट घूंघट को जरा खींचकर कहा, तुम हटा, चंपा ठीक है ना? हाँ। जिस क्षण औचकी दरवाजे पर प्रबोध की मूर्ति फूट उठी थी, उस चकित मुहूर्त में चंपा की ही याद आई स्वर्णलता को। बिना कोई सूचना दिए वह यूं हठात क्यों? चंपा को कोई रोग बला तो नहीं हुई? किंतु उस चकित चिंता के दूसरे ही क्षण वह अवस्था जाती रही। वैसा कुछ होता तो नाटकीय ढंग से क्या कहने नहीं होता। और कुछ नहीं, जासूसी ही है। सिर पर उसका झां झां कर उठा, शरीर में बिजली दौड़ गई, फिर भी वह उबल नहीं पड़ी। अपने को संभाल लेना पड़ा। माथे पर कपड़ा खींचकर उद्विग्न गले से कहना पड़ा, तुम हठात, चंपा ठीक? उस बिजली के आवेग को रोकने में शक्ति का क्षय तो हो रहा था, पर उपाय क्या था? उस सभ्य, भद्र और उदार तरुण के सामने वह अपने पति के स्वरूप को उद्घाटित नहीं कर सकती, अपने दाम्पत्य संपर्क के भीतरी स्वरूप को। लेकिन स्वर्ण के शक्ति क्षय से कुछ बच पाया? स्वर्ण के पति ने महाउल्लास से अपने ही ऊपर कीचड़ नहीं उछाला, अपने मुंह पर कालिक चूना नहीं पोता, स्वर्ण के सारे संभ्रम को माटी में नहीं मिला दिया। स्वर्ण के जीवन की सारी दीनता को उसके पति ने उघाड़ दिया। बोल उठा, चंपा नाम याद है तुम्हें? ताज्जुब है। चंपा की खबर मुझे नहीं मालूम, किंतु चंपा की माँ खूब अच्छी तरह से, यह तो आंखों में देख रहा हूँ। वाह, खूब शास्त्र ने कहा, यूं ही कहा है, सांप और स्त्री पर विश्वास नहीं करना चाहिए। स्वर्ण सहसा अजीब ढंग से शांत हो गई, शांत से भाव से हंस उठी। हंसकर बोली, शास्त्र में कहा है? क्यों? देख रहे हो अंबिका देवर जी, मेरे पति को शास्त्र का कितना ज्ञान है। खैर, कहा ठीक है, अच्छी तरह से ही हूँ। तुम्हारी बहन के गाँव से जाने का जी ही नहीं चाहता है। जाने को ही जी नहीं, जैसे नीम का पत्ता निगल गया हो, ऐसे गले से बोला। जी तो नहीं करेगा जब यहाँ इतना शहद है। क्यों जनाब, आप मेरे बहनोई की देश उद्धारक भाई है ना? देख रहा हूँ देश उद्धार का अच्छा ही रास्ता चुन लिया। एकांत में प्राय स्त्री से रसाल आप। मजले भैया, क्या अंट शंट कह रहे हैं? अंबिका मानो डांट ही उठा। छोटी नीची बात ना कहें, ऐसी बात और किसी को नहीं, अपने आप को ही छोटा किए देती है। मजले भैया डांट। प्रबोध जरा सक पका गया, क्योंकि वह उल्टी फटकार के लिए प्रस्तुत नहीं था, किंतु वह सक पकाना जाहिर तो नहीं किया जा सकता, इसलिए उसने अपने को संभाल लिया। किंतु गले में वह पहले वाला जोर नहीं है। फीके फीके गले से बोला, छोटा हूँ? हम तो शुद्र हैं, हमारा छोटा होना। शुद्र? शुद्र ही क्यों सोचे अपने को? अंबिका ने धीरे स्वर में कहा, अपने को शुद्र भी नहीं सोचना चाहिए, अधम भी नहीं सोचना चाहिए। मनुष्य में ही ईश्वर का विकास है। ओ, लंबी चौड़ी बात, उपदेश। गुरु आए हमारे। प्रबोध ने अब अपना रूप धारण किया। बोला, ओ लो, इस सूने में बैठकर ईश्वर की साधना हो रही थी, मैंने आकर बाधा दी। कहूँ भी क्या, आप कुटुंब के लड़के हैं, बहनोई के भाई हैं, आपका अपमान उनका अपमान, इसी भी से बच गए। और कोई होता तो मारे जूते के पीठ की खाल ना उधेड़ देता। और यह जो बड़े अरमानों की मजली भाभी, चलो देखता हूँ तुम्हें। अजीब है, घर भर बाल बच्चे, उम्र के पेड़ पत्थर नहीं है, फिर भी कुवासना नहीं जाती, फिर भी पराये पुरुष की ओर ताकने की इच्छा होती है। खैर, उसकी चिंता नहीं, स्त्री को कैसे दुरुस्त किया जाता है यह मैं जानता हूँ। बात बेशक अजीब थी, स्वर्ण लेकिन फिर भी उबल नहीं पड़ी, बल्कि प्रायः हंसकर ही बोली, जानते हो फिर भी तो आज तक दुरुस्त नहीं कर सके। चलो देखो, दुरुस्त करने में सूली चढ़ाते हो या फांसी। इस भले लड़के को अब डरा नहीं दूंगी, चलती हूँ। अंबिका देवर जी, यह कविता लेकिन मुझे चाहिए भाई, थोड़ा कष्ट करके उसे उतार देना। प्रबोध देवता नहीं है, रक्त मांस का आदमी है, इसने शुरू की चीज खूनी खौल उठा उसका स्त्री उस व्यंग के दाह से। स्वर्ण यदि डर जाती, सिर पिटाकर झट कमरे से निकल आती, और वह पाजी नवजवान यदि प्रबोध को देखकर बेत खाए कुत्ते की नए भागकर प्राण बजाता, तब शायद प्रबोध ऐसा उबल नहीं पड़ता। किंतु स्वाभाविक ही नहीं हुआ, हो गया एक भावित
विपरीत। यह छोकरा बड़ी बड़ी बातों का उपदेश देने लगा और स्वर्ण ने पति को ही व्यंग किया, इसलिए प्रबोध भी उबल पड़ा। उग्र मूर्ति होकर बोला, सूली, फांसी क्यों? पैर में जूते नहीं है मेरे? जूतों से ही मुंह चूड़ दूंगा तुम्हारा। तुम जैसी बेहया स्त्री का मुंह बंद नहीं किया जा सकता। निकलो, निकलाओ कहता हूँ। इतने दिनों के बाद पति आया, हड़बड़ा कर चली आएगी। सो नहीं पर पुरुष के बिस्तर पर बैठी बैठी पति का मजाक उड़ा रही है। और तुम? प्रबोध ने फिर भी अपने को बहुत संभाला, स्त्री का झोटा नहीं पकड़ा और गाली देकर ही थम गया। स्वर्ण अब उठाई, वैसे तो अविचलित भाव से ही। और गजब तो यह है कि उसके बाद भी परपुरुष से बात की। कहा, तुम लोग नहा कि देश उद्धार का सपना देख रहे हो अंबिका देवर जी। देश को पहले पाप मुक्त करने की चेष्टा करो। इस स्त्री जाति को जब तक इस अपमान के कुंड से ना निकाल सकोगे तब तक सारी चेष्टाएं गोईठे में घी डालना है। प्रबोध के साथ सुबाला का छोटा लड़का आया था। उसी से सुबाला ने कहा, ए जाकर दौड़कर अपनी मझली मामी को बुला ला, शायद अंबिका चाचा के यहाँ है। प्रबोध ने तुरंत उतार कर रखे हुए जूते को पहनकर कहा, चलो मैं भी चलता हूँ। सुबाला ने प्रमोद को कहा, अपने मझले भैया को बहुत दिनों से नहीं देखने पर भी उसे पहचानती नहीं, सो तो नहीं, इसलिए बोल उठी, तुम भला किस लिए जाओगे? अभी तो थके मांदे आए हो, मुंह हाथ धो। वह भागा भागा जाएगा और चला आएगा, तब तक तुम थोड़ा सा मिश्री और शरबत पियो। बहन के इस सहृदय आतिथ्य के आह्वान पर प्रबोध ने कान नहीं दिया। उस लड़के को चल कहकर डांटते हुए वह झट आगे बढ़ गया। सुबाला किंकृत्य विमुड़ होकर खड़ी रह गई। भाई के पीछे पीछे जाती तो ठीक था। यह बात उस समय उसे याद ही नहीं आई। याद दिला दी फुलेश्वरी ने। बोली, तुम भी साथ जाती तो अच्छा होता। बहू लगता है लड़का गुस्सेल है, थोड़ा बहुत गुस्सेल। सुबाला भी झल बुनकर बोली, सदा सदा का गंवार है, पत्नी को जरा भी चैन नहीं लेने देता, उस पर रात दिन संदेह करता है। स्त्री बिगड़ी और फिर मझली बहू ही अकेली पद्य सुनकर उसके यहाँ मरने क्यों गई, मैं यह नहीं समझ पाई। पद्य सुनने? हाँ माँ जी, कानून ने यही बताया। माँ अंबिका चाचा के यहाँ है बुआ, पद्य सुनेगी। अंबिका पदवद लिखता है ना, और मझली बहू भी वैसी ही पागल है। अरे अब जानती है कि पति वैसा है। फुलेश्वरी धीरे से बोली, दुनिया में इन पागलों को ही सबसे ज्यादा मुसीबत है बहू। स्वर्ण जैसी लड़की दुनिया में दुर्लभ है, लेकिन हर कोई तो उसे समझेगा नहीं। अकेले किसी पुरुष के यहाँ नहीं जाना चाहिए, यह ज्ञान ही नहीं उसे। गंगा जल से धोया है मन उसका, धोया तो है, पर अब क्या फजीहतों की नहीं जानती। मझले भैया जैसा आग होकर गया है, इसलिए तो कह रही हूँ कि तुम्हें साथ जाना था। मैं भी सोचती हूँ, पर अब जाने से सो हो, तुम जाओ। बहू गुस्से में आकर स्वर्ण को भला बुरा कह बैठे तो बड़ी लज्जा की बात होगी। अम्बू हमारा अपना है, उनका तो कुटुंब है। तो जाती हूँ चूल्हे पर, लेकिन दूध चढ़ाया हुआ है। दूध मैं देखती हूँ, तुम जाओ। मेरा मन कह रहा है तुम्हारा भैया बकझक करेगा, इसलिए सुबाला उसारे में उतरी। मनी मन सोचा, मझले भैया को यूँ हठात आ पड़ना ही एक चाल है। जानती हूँ संदेह का रोग है, और मजा देखो। और किसी दिन मझली बहू को यह ख्याल नहीं आया, मरने के लिए आज ही का ही दिन मिला। मझले भैया की बलिहारी, वैसी स्त्री उसका मर्म नहीं समझा। समझे भी तो क्या, अपने भीतर का ही मर्म। सुबाला तेजी से आगे बढ़ती है। सुबाला समय पर पहुंच पाती तो शायद मामला थम जाता। हो सकता है सुबाला ही जाकर कह उठती, आफत है मझली बहू, तू यहाँ बैठी बैठी पद्य सुन रही है और मझले भैया जी कैसा करने की जलन से छटपटा कर आ गया। तुझे देख ना पाकर आंखों में विश्वभुवन अंधेरा देख रहा है। शुद्ध शायद जैसे तैसे ग्रह कट जाता, लेकिन कटने का था नहीं, इसलिए नहीं कटा। सुबाला 2 कदम आगे बढ़ी थी कि गायों का चरवाहा रुआसा आया। ए माजी, मुगले का बछड़ा भाग गया। भाग गया? कितना ढूंढा, मिला ही नहीं। अच्छा तू ठहर, मैं आ रही हूँ कहकर सुबाला बढ़ गई। पर जब वहाँ पहुँची तो उसके मझले भैया अंतिम वाणी उच्चारण कर रहे थे। जूते के मुँह चूर किए बिना औरत दुरुस्त नहीं होती, यह राय जाहिर कर रहा था। सुबाला पसीना पसीना हो गई, वह भीतर ही भीतर मर गई। अंबिका देवर के सामने यह सब, वह भी सुबाला के भाई के मुंह से। एक निरुपाय आक्षेप से उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह जैसे गई थी वैसे ही लौट गई। स्वर्ण को पता नहीं उसके इस अपमान की और एक गवाह रह गई, किंतु उतने अपमान के बाद भी स्वर्ण फिर उसी पति के पीछे पीछे उसी पति के यहाँ लौट गई। स्वर्णलता सत्यवती की बेटी है।